नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अपने को पता है कि जितनी भी अपने पास यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एटीपी जनरेट करने का जो वर्क करता है, एटीपी जनरेट करने का जो वर्क करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो शब्दों से या दो वर्ड से मिलकर बना होता है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। यहाँ माइटो का मीनिंग क्या होता है माइटो का मीनिंग क्या होता है? माइटो का मीनिंग होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया यानी होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स की जो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होती हैं उनके समान इनकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपके पास माइटो और एक होता है आपके पास कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो मीन्स होता है आपके पास थ्रेड, थ्रेड और कॉन्ड्रिया यानी कि ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसकी बात करते हैं डिस्कवरी की कि ये क्या हो। सबसे पहले अपने को पता चल गया कि थ्रेड और ग्रेन्यूल्स यानी कि ग्रेन्यूल्स लाइक थ्रेड्स के समान इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा और इसे सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम नाम दिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो डिस्कवर किया था वो किया था कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने, और इसको किया था इंसेक्ट की रेखित मांसपेशियों या मसल्स में इसको खोजा था। ठीक है, रेखित मांसपेशियों में देखा था किसने? कोलिकर ने, और इसे सार्कोसोम नाम दिया। अब बात करें कि फिर इसको जो बेंडा थे, बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और जो प्लांट्स है, प्लांट्स में इसकी डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी निम्फिया प्लांट में। ठीक है, और निम्फिया प्लांट में मेविस नाम के वैज्ञानिक ने या नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको जो फ्लेमिंग थे उन फ्लेमिंग ने इन्हें क्या दिया था? नाम दिया? इन्हें फीलिया नाम दिया। तो हम यहाँ एक एक का लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो किया था कोलिकर नामक ने। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था कीटों की रेखित मांसपेशियों में। ठीक है, और इसने नाम क्या दिया था? सार्कोसोम। ठीक है, सार्कोसोम नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो जो बेंडा थे उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्या था? दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। अब बात करते हैं कि प्लांट सेल में इसको डिस्कवर किसने किया। तो हम देखें कि प्लांट सेल में हम लिखें इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में मेविस ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। और कौन से प्लांट में डिस्कवर किया था? वो था आपके पास निम्फिया प्लांट। कौन सा? निम्फिया प्लांट। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी की बात हुई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है माइटो और एक होता है कॉन्ड्रिया। माइटो यानी थ्रेड और कॉन्ड्रिया यानी ग्रेन्यूल्स। जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो कोलिकर ने किया था, और कोलिकर ने इसको नाम क्या दिया था? सार्कोसोम नाम दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो इनको नेम दिया या नाम दिया वो दिया था किसने? बेंडा ने। इसके बाद प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इसको मेविस ने डिस्कवर किया था, और कौन से प्लांट में डिस्कवर किया था? वो था आपके पास निम्फिया प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने इसे फीला नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? फीला नाम दिया। यह आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं कि इसके अदर नेम्स क्या होते हैं। तो हम यहां लिखें कि अदर नेम। तो अदर नेम को हम इसको बोल सकते हैं तो बायोब्लास्ट। ठीक है, बायोब्लास्ट नाम दिया इसको, बायोब्लास्ट इसको बोला जाता है। और जो बायोब्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, जो बायोब्लास्ट नाम दिया था वो दिया था किसने? अल्टमान ने। किसने? अल्टमान ने। ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? तो वो कहा था आपके अल्टमान ने बायोब्लास्ट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। कहते हैं, क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। अब देखो, पावर हाउस ऑफ सेल कहने का रीजन क्या बनता है कि ये क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है और उसी एटीपी से अपने को क्या एनर्जी क्या होती है? मिलती है, गेन होती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें लाइफ साइकिल की, कि लाइफ साइकिल इसका कितना होता है, तो हम यहां लिखते हैं क्या? लाइफ साइकिल तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 to 10 डे की होती है। कितनी होती है? 5 से 10 दिन तक ही ये क्या कर सकता है? लिविंग रह सकता है या सरवाइव कर सकता है। इसके बाद आपके पास इसमें बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, और बाइनरी फ्यूजन होकर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर रिप्रोडक्शन की बात देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के समान होता है। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होती है। जैसे बैक्टीरिया का जैसे इवोल्यूशन हुआ तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह की बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होती है, जो अपने यूकेरियोट्स में क्या होती है? विद्यमान होती है। तो जो इसका लाइफ साइकिल है वो 5 to 10 डे होता है। इसके बाद ये बाइनरी फ्यूजन करती है और नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करती है। इसके बाद हम इसकी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपके पास जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें तो क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। और जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल है उनमें आपको देखने को मिलेगा। कौन सी सेल में? यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, परंतु इसका एक्सेप्शन है। क्या होता है एक्सेप्शन? मैच्योर आरबीसी। ठीक है, तो मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें या वितरण देखें तो वितरण क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, और इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होता है कि ये मैच्योर आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद करते हैं इसके नंबर्स की। ठीक है, किस सेल में नंबर ज्यादा होंगे? तो अपने को पता है कि जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होंगी, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर किसी सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उस सेल में भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो हम यहां लिखते हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसके समानुपाती होंगे या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये देखिए, अगर जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होंगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। या हम बोल सकते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस सेल में ज्यादा होगी उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज्यादा होंगे। हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर किस सेल में कितने पाए जाते हैं, तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी होती हैं, उन एल्गी की सेल्स में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने को देखने को मिलता है। फिर बात करें अपन ह्यूमंस की। ठीक है, तो ह्यूमंस की जो अपनी बॉडी होती है, आपके पास लीवर सेल्स होती हैं। लीवर सेल्स में आपके पास 500 से लेकर 1000 माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे, जो किसी भी ह्यूमन सेल में क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास चाओस जो अमीबा आता है, चाओस जो अमीबा आता है उसमें आपके पास 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा फ्लाइट मसल्स में। बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होंगे वो 5 लाख होंगे। कितने होंगे? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया वहां अपने को देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोरेला और
क्लेमाइडोमोनास में इनका नंबर होगा वो 1 होगा, और ह्यूमन की लीवर सेल में होगा वो आपके पास 500 से 1000 या फिर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपके पास लीवर सेल में आ गया 500 से 1000। इसके बाद आप चाओस अमीबा में आपके पास 50,000 देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको फ्लाइट मसल्स में देखने को मिलेगा, और वो 1 लाख तक या 5 लाख तक आपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए वो कैसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स अपने पास होता है। अब इसकी जो एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं अपन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से। और जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन, देखिए ये आउटर ये इनर, और इस इनर मेम्ब्रेन के जो ये नीचे वाला जो रीजन है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और जो ये इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स होता है या मैट्रिक्स होता है उसमें क्रिस्टी लटके होते हैं। जैसे आपका ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग के फलस्वरूप यहाँ एक संरचना आपको दिखेगी जिसे अपन क्रिस्टी कहते हैं। तो अपन यहाँ इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, और एक होता है आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर आपके पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में जो पार्ट होता है वो आपका कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपका कहलाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है, और कुछ ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और ये संरचनाएं किसमें, क्रिस्टी में आपको क्रिस्टी नामक ये संरचनाएं आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगी। तो अपन इसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये आपके पास जो ये वाला रीजन है वो आपका मैट्रिक्स, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका इनर मेम्ब्रेन। तो ये एक अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जनरल बातें हुई कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। और जो माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया यानी होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि थ्रेड पर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके लाइक संरचना होती है। सबसे पहले डिस्कवरी या खोज की थी वो की थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कीटों की रेखित मांसपेशियों में इनको खोजा था और इन्हें नाम दिया था सार्कोसोम। इसके बाद आए बेंडा महाशय, और बेंडा ने क्या बोला, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके बाद अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी वो की थी मेविस ने, और वो किसमें की थी, निम्फिया प्लांट में। ठीक है, इसके बाद फ्लेमिंग ने इसे फिला नाम दिया। ये अपने पास इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। डिस्कवरी की बात हुई, डिस्कवरी के बाद अपन ने इसके अदर नेम्स की बात की। तो अदर नेम्स में अपन ने देखा कि इसे बायोब्लास्ट भी कहते हैं, बायोब्लास्ट भी कहते हैं। और ये नाम किसने दिया था आपको, अल्टमान ने दिया। अल्टमान ने ये नाम देने के बाद इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह एटीपी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अपन ने इसकी लाइफ साइकिल की बात की कि लाइफ साइकिल होता है वो 5 to 10 डेज का होता है। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है। ठीक है, याद रखना, बाइनरी फ्यूजन कर ये क्या करता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, और कई यूकैरियोटिक सेल हैं जैसे कि मैच्योर आरबीसी, और मैच्योर आरबीसी में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है।
इसके बाद अपन ने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या किसी भी सेल की, एनिमल सेल या प्लांट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें नंबर भी ज्यादा होगा। क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होंगी तो सीधी सी बात है वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा किसमें होते हैं, तो एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल की तुलना में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि अपने पास प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है, वहां पर भी आपके पास F0 F1 पार्टिकल्स वहां देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास जो एल्गी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर 1 देखने को मिलता है। चाओस जो अमीबा होता है उसमें आपको 50,000 है, आपको ये देखने को मिलेगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया आपको फ्लाइट मसल्स, जो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। और इसकी जो संरचना होती है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है उनके मध्य जो अवकाश या स्पेस पाया जाता है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होके क्रिस्टी के समान संरचना का फॉर्मेशन करती है, जिसमें ईटीएस चलता है, सही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। फिर अपन बात करते हैं मैट्रिक्स की, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की तरफ उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अपने को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है वो कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है, अपने पास स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होने के बाद ये उसका इनर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन में ये इनफोल्डिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गई आपके पास, इनफोल्डिंग हो गई। ठीक है, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। यह आपके पास हम बात करें कि सबसे पहले यह आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यह आपके पास इनर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग के फलस्वरूप यह आपके पास क्या हो गई, क्रिस्टी बन गई। ठीक है, ये क्रिस्टी बन गई और इस क्रिस्टी के अंदर है आपके पास F0 F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, विद्यमान, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये F0 F1 पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड नेक्ड डीएनए अपने को देखने को मिलता है। इसमें 17S आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके अंदर अपने पास mRNA या अपने पास RNAs देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम बॉडीज आपको देखने को मिलती है, कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को आपको मिलती है। ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यह आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की अपन बात करें सबसे पहले आउटर सरफेस की। ठीक है, आउटर सरफेस की बात करते हैं। जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस होती है, अपने को पता है कि किसी भी, अपन ने पहले भी बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चाहे से आपके पास सेल ऑर्गेनल्स की हो, प्लांट सेल की हो या एनिमल सेल की हो, वो लिपिड और प्रोटीन की ही मिलकर बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं ये किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन की देखने को मिलती है। अब यहां होता क्या है कि यहां जो लिपिड का अमाउंट होता है, किसका, लिपिड का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है और प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो कम देखने को मिलता है। तो आउटर जो सरफेस होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है और प्रोटीन का कम होता है। परंतु यहां पर एक अपने को एक्स्ट्रा प्रोटीन देखने को मिलती है जिसे हम पोरीन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पोरीन प्रोटीन होती है वो इसकी क्या करती है, परमेबिलिटी को, पारगम्यता को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो हम बोल सकते हैं यहां क्या होता है, पोरीन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होती है। और ये पोरीन क्या करती है, जो प्रोटीन होती है वो क्या, इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाती है। तो हम बोल सकते हैं कि मोर परमिएबल।
ठीक है, क्या होती है, ज्यादा पारगम्य होती है। तो इसके आउटर सरफेस की बात हो गई कि लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड ज्यादा प्रोटीन कम, पोरीन प्रोटीन से, ये याद रखना है आपके पास कि इसमें क्या होती है, पोरीन प्रोटीन होती है जो इसकी परमेबिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन की। देखिए ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड प्लस प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अपने पास इसमें कम था तो इसमें प्रोटीन क्या होगा, ज्यादा होगा, और लिपिड इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा और लिपिड का अमाउंट कम होगा। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर एक कार्डियोलिपिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियोलिपिन। ठीक है, ये कार्डियोलिपिन करता क्या है, ये देखो, ये कार्डियोलिपिन क्या करता है कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्या करता है, कार्डियोलिपिन किसी भी सेल की परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गई, कार्डियोलिपिन की प्रेजेंस के कारण, कार्डियोलिपिन की प्रेजेंस के कारण ये लेस परमेबल, लेस परमेबल हो गई, कम पारगम्य। तो ज्यादा पारगम्य कौन सी होती है, आउटर सरफेस या आउटर मेम्ब्रेन बोल दें। आउटर मेम्ब्रेन का ज्यादा परमेबल होने का कारण पोरीन प्रोटीन होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, और उसका कारण क्या होता है, कार्डियोलिपिन होता है। अब हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्रेब्स साइकिल चलता है। जब आप रेस्पायरेशन पढ़ते हैं, प्लांट रेस्पायरेशन, वहां ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस तो आपके साइटोप्लाज्म में होता है, और आपके पास इसके बाद लिंक रिएक्शन चलती है। ठीक है, वो लिंक रिएक्शन किस में चलती है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है। क्रेब्स साइकिल चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की, कौन सा, ये वाला जो रीजन है इसका, ये वाला जो आपके पास रीजन है, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है ये मैट्रिक्स है, और इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, लिंक रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लगभग 99% जो एंजाइम है वो आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगे। परंतु 3 ऐसे एंजाइम है, कौन कौन से, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, एटीपेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम आपको पास मैट्रिक्स में देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एटीपेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। तो ये यहां पर क्या होंगे, 3 एंजाइम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और 3 एंजाइम कौन कौन से हैं, लिख लीजिए, एटीपेज, साइटोक्रोम, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। देखिए, एटीपेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, ये आपके पास 3 एंजाइम हो गए, कौन कौन से, एटीपेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये कहां विद्यमान होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अब हम बात करते हैं कि ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स हो गई, क्या हो गई, ये हम यहां लिख सकते हैं, क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। और मैट्रिक्स में अपने को क्या क्या देखने को मिलेंगे, यहां देखो, ये आपके पास डबल नेक्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ठीक है, राइबोसोम हो गए, और राइबोसोम किस टाइप के हैं, 70S टाइप के हो गए। ठीक है, आरएनएज आपको देखने को मिल गए, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स वाला रीजन होता है इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, अपने पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नेक्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइबोसोम, ठीक है, अपने पास आरएनए, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक बात याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास एक विटामिन होता है, वो क्या होता है, यहां स्टोर होता है। ठीक है, तो वो विटामिन होता है विटामिन सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को एक विटामिन देखने को मिलेगा, वो विटामिन है विटामिन सी।
ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक जनरल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो आपके पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर जो क्रिस्टी बने हुए हैं, देखिए ये यहां मैं इसको लिख रहा हूं, ये क्या है आपके पास क्रिस्टी। ये क्रिस्टी क्या करता है, इस पर F0 F1 पार्टिकल विद्यमान होते हैं। देखिए F0 F1 पार्टिकल कुछ इस तरह के होते हैं अपने पास, ठीक है। ये आपका F0, ठीक है। जो ये क्रिस्टी होता है, इस क्रिस्टी के अंदर F0 F1 पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल्स को और ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आपका F0 F1 पार्टिकल होता है, इसमें ETS क्या होता है, चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसके द्वारा अपने को ATP क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब बात करें क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्रिस्टी क्या होता है, क्रिस्टी जो क्या होता है वो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो क्रिस्टी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोसिस होता है। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोसिस का मीनिंग क्या होता है, देखो कि ये बैक्टीरिया के समान क्या करता है, कैरेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। अब बैक्टीरिया के समान वे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक्ड डबल स्टैंडर्ड DNA की क्या होती है, प्रेजेंस, कि जो आपके पास बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का भी जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड नेक्ड DNA होता है, ठीक है, जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जहाँ यहाँ पर 70S या 70S राइबोसोम की उपस्थिति भी क्या होती है, बैक्टीरिया के समान होती है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में 17S टाइप का राइबोसोम अपने को देखने को मिलता है। तो ये दो कैरेक्टर्स इसके बैक्टीरिया के समान है। इसके अलावा इसके अंदर जो ये क्रिस्टी होते हैं, जो ये क्रिस्टी होते हैं और इन क्रिस्टी में ETS चलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेल वॉल होती है और उसकी सेल मेम्ब्रेन में अंदर की ओर एक इनफोल्ड होकर एक संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम। ये मीजोसोम के समान होती है, जो क्रिस्टी होती है वो मीजोसोम के समान होती है। और इस मीजोसोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, तीन कैरेक्टर्स अपने को पता चल गए, डबल स्टैंडर्ड DNA, 70S राइबोसोम और क्रिस्टी की प्रेजेंस। इसके अलावा भी ये क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन टाइप का होता है। तो ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल का ही क्या होता है, अपने पास फंक्शन के समान ही क्या करता है, फंक्शन शो करता है। अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के वर्क क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला ही वर्क और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो क्या होता है, आपके पास ATP को प्रोड्यूस करना, ऊर्जा का निर्माण करना। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है या कोशिका का शक्तिकरण। दूसरा इसका काम क्या करता है कि ये जो आपके पास स्पर्म होते हैं, स्पर्म को क्या करता है, मूवमेंट कराने में ये क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अगर कोई स्पर्म होता है, वो स्पर्म जब ओवम की तरफ जाता है, ओवम की तरफ जब वो मूवमेंट करता हुआ जाता है, तो आपको पता है कि जो स्पर्म का जो रीजन, लाइक इस तरीके से अपने को स्पर्म देखने को मिलता है और स्पर्म का ये मिड वाला पार्ट होता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एक रिंग के रूप में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड होता है, एक उसका नेक होता है और एक उसका बॉडी या मिडिल पार्ट होता है और एक इसका टेल वाला पार्ट होता है। तो उसका जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की एक रिंग के समान संरचना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की रिंग के समान संरचना देखने को मिलेगी और वो क्या करती है, उस स्पर्म को मूवमेंट कराने का काम करती है। इसके अलावा ये वेटाइलोजेनेसिस, ठीक है, वेटाइलोजेनेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि पीतक जनन में भी ये क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा एक बार सभी पॉइंट्स को, कि सबसे पहला ATP प्रोड्यूस करता है, स्पर्म सेल में मूवमेंट शो करता है, इसके अलावा ये वेटाइलोजेनेसिस करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, ये वाली मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स में आपके पास क्रेब्स चक्र भी क्या होता है, चलता है,
ठीक है। इसके अंदर ईटीएस भी चलता है, तो ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क हो गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पायरेशन का वर्क करता है, और फोटो रेस्पायरेशन मेनली 3 ऑर्गेनल्स में आपको या 3 ऑर्गेनल्स में आपको देखने को मिलता है। और वो ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? वो होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में आपको फोटो रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पायरेशन में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि कोशिका द्रव्य वंशागति में भी क्या करता है? अपना रोल अदा करता है। तो ये इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अपने पास वर्क पूरे हुए।